हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 47th वीडियो है। इससे पहले 46 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है, उनको भी हम कवर करते हुए जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑफ इंडिया। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं 25 क्वेश्चंस कराती हूँ आपको इन वीडियोज़ में, लेकिन मेरे आंसर करने से पहले आपको एक कॉपी और पेन लेना है और उस पर जितने भी क्वेश्चंस मैं बताती जाती हूँ मेरे आंसर करने से पहले आपको उनका आंसर टिक करना है और लास्ट में देखना है कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने आंसर्स सही होते हैं। और लास्ट में कमेंट करके मुझे कमेंट में बताना भी है कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं। इस तरीके से आप जो है अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का, उसमें 6 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां हैं। और अगर धाराएं पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 66। कितनी धाराएं हैं? 66 हैं। अध्याय पूछा जाए तो 7 अध्याय हैं। तो याद रखिएगा, भारत की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं, 66 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, 6। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ फ्रॉम रूरल एरियाज हु हैव शोन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के उन व्यक्तियों या समुदायों के लिए कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया है जिन्होंने वन्य जीवों की रक्षा में असाधारण साहस और समर्पण दिखाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं जो वन्य जीवों की रक्षा में असाधारण योगदान देते हैं, उनके लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। अमृता देवी बिश्नोई कौन थी? तो ये संबंधित थी चिपको आंदोलन से, और चिपको आंदोलन जो है ये संबंधित है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से। इन्होंने जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए या उसकी रक्षा के लिए इन्होंने असाधारण योगदान दिया था, और इन्हीं के नाम पर जो है भारत सरकार के द्वारा अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड जो है ये स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following IITs has been declared one among the 7 Eat Right campus by FSSAI? निम्नलिखित में से किस IIT को FSSAI के द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक घोषित किया गया है। तो ऐसी कौन सी IIT है जिसको FSSAI के द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक घोषित किया गया है? तो ये है IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर को जो है FSSAI के द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। दक्कन के पठार का अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दक्कन का पठार है उसका जो अधिकांश भाग है ये बना हुआ है ब्लैक सॉइल से, यानी कि काली मिट्टी से बना हुआ है। और ये जो काली मिट्टी है ये कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसको काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है और रेगुर मिट्टी भी ब्लैक सॉइल को ही कहा जाता है। ये जो मिट्टी है ये ज्वालामुखी से जो बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं उनके अपक्षय होने से जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है। और ये मिट्टी आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा। और किसके उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है? तो कपास के लिए, कपास के उत्पादन के लिए जो है
ये मिट्टी जो होती है काली मिट्टी, ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, तो ये है ब्लैक सॉइल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रुद्रेश्वरा टेम्पल और वेस्तंबला गुड़ी 1000 पिलर्स टेम्पल वॉज बिल्ट बाय रुद्रदेव, विच डायनेस्टी डज रुद्रदेव बिलोंग्स टू। रुद्रदेव मंदिर या वेस्तंबला गुड़ी हजारों स्तंभों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है वेस्तंबला गुड़ी मंदिर, इसको हजारों स्तंभों वाला मंदिर भी कहा जाता है, रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और इस मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो ये तेलंगाना के वारंगल में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना के वारंगल में जो है ये टेम्पल स्थित है, और इसको काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव ने बनवाया था। जो रुद्रदेव हैं ये किससे संबंधित है, किस वंश से संबंधित है? तो ये काकतीय वंश से संबंधित है। और ये जो टेम्पल है इसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया है, तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, काकतीय वंश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नवरत्न कंपनी इज़ फॉन्डली कॉल्ड विजाग स्टील। किस नवरत्न कंपनी को प्यार से विजाग स्टील कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जो है विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है, इसी वजह से इसको विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। किसी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन एक्टिवेट्स प्रोटीन्स एंड कैल्शियम एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन के जो है ये जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन होती है और कैल्शियम होता है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। इसी वजह से कहा भी जाता है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? ये जो प्रोटीन होती है और कैल्शियम होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर क्रिएटेड बाय J.W. मोचली एंड J. प्रेस्पर एकार्ट विद नो मैकेनिकल पार्ट्स। J.W. मोचली और J. प्रेस्पर एकार्ट द्वारा बिना किसी यांत्रिक भाग के बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो देखिए फ्रेंड्स, J.W. मोचली और J. प्रेस्पर एकार्ट द्वारा बिना किसी यांत्रिक भाग के जो बनाया गया पहला कंप्यूटर था ये था ENIAC। क्या था? ENIAC जो है ये पहला कंप्यूटर था, और ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी था। कैसा? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेमस संगाई फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो देखिए फ्रेंड्स, संगाई महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में जो है संगाई महोत्सव मनाया जाता है, और ये 21 से 30 नवंबर के बीच मनाया जाता है। और इस महोत्सव का आयोजन कौन करता है? तो मणिपुर पर्यटन विभाग जो है इस महोत्सव का आयोजन करता है। पहले इसको पर्यटन महोत्सव के नाम से ही जाना जाता था। किसके नाम से? पर्यटन महोत्सव के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संगाई महोत्सव। तो याद रखिएगा, ये मनाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द डैश इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। तो किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी? तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम या सहायक संगठन प्रणाली के अनुसार जो है जो भारतीय शासक थे वो अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। और ये जो नीति थी इसको किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है इस नीति को अप्लाई किया गया था, सहायक संगठन प्रणाली को। और ये 1798 से 1805 के बीच जो है ये लागू की गई थी। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका इन द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट? पृथ्वी की भूपर्पटी के निर्माण में अभ्रक का योगदान लगभग कितना है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी के निर्माण में अभ्रक का योगदान जो है ये लगभग होता है 4%। कितना? 4% होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सही कालानुक्रमिक इतिहास बताता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है PQRS करके। पहला है गुप्ता किंगडम, मौर्यन एम्पायर, मुगल्स और दिल्ली सल्तनत। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें सबसे पहले किसका नंबर आता है? तो मौर्यंस का आता है, मौर्यंस का आता है। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आती है, गुप्ता। उसके बाद दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल्स आते हैं, मुगल्स आते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मौर्यन यानी कि Q, उसके बाद गुप्ता यानी कि P, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत तो S, और उसके बाद मुगल्स R। तो QPSR। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा QPSR। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश रेंज प्रैक्टिकली फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया? श्रेणी व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा बनाती है। कौन सी श्रेणी व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण के बीच की जो सीमा है वो बनाती है? तो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल श्रेणी जो है ये व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 विंध्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डे इज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व्ड? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। 5 जून को जो है ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे जो है ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे जो है ये मनाया जाता है 22 मई को। और 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ डैश एज पराक्रम दिवस एवरी ईयर? भारत सरकार ने किसके जन्मदिन को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो किसके जन्म दिवस को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को जो है हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और इनका जो जन्मदिन है वो कब होता है? तो 23 जनवरी को जो है हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? तो इकोनॉमिक सर्वे जो है ये पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोपला रेबेलियन टुक प्लेस बिटवीन द ईयर्स? मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किन वर्षों के बीच हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मोपला का विद्रोह है ये मोपला का विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इसी वजह से इसको मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और इसको मोपला नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, मोपला दंगों के रूप में भी जाना जाता है, मोपला दंगों के रूप में भी जाना जाता है, और मप्पीला दंगों के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसको इतने नामों से जाना जाता है। किसी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। और ये जो मोपला विद्रोह है ये कब से कब तक हुआ? तो 1921 से 1922 के बीच में हुआ था ये जो मोपला विद्रोह है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चिपको मूवमेंट वॉज रिलेटेड विद? चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो चिपको आंदोलन का संबंध था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से, यानी कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था चिपको आंदोलन, ऑप्शन 4।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 51A कंटेनिंग फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज इंसर्टेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मौलिक कर्तव्यों से युक्त अनुच्छेद 51A किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उनको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और जब इनको जोड़ा गया था तो इनकी संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या थी 10। बाद में 2002 में जो है एक 86वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत जो मौलिक कर्तव्य थे उनमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इनकी बाद में संख्या कितनी कर दी गई, तो इनकी टोटल संख्या जो है 11 कर दी गई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हैं उनमें। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, इससे कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ 2002 में 86वां संविधान संशोधन, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इनकी कुल संख्या कितनी कर दी गई, 11। और जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये रसिया के संविधान से लिए गए हैं। अगर मौलिक फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो वे किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वे लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलकेशिन सेकंड वॉज द मोस्ट इलस्ट्रियस रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो देखिए फ्रेंड्स, पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश से संबंधित था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक, इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक, सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय। याद रखिएगा किससे संबंधित है, चालुक्य वंश से, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ए राज्यसभा एमपी। राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। तो राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की जो अवधि होती है ये होती है 6 साल। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी मेगाबाइट्स इन बाइनरी। 1 गीगाबाइट बाइनरी में कितने मेगाबाइट के बराबर है। 1 गीगाबाइट बाइनरी में कितने मेगाबाइट के बराबर है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गीगाबाइट है यानी कि जीबी और मेगाबाइट यानी कि एमबी। तो गीगाबाइट जो है, 1 गीगाबाइट जो है ये किसके इक्वल होता है, तो 1024 एमबी के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, 1024। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन रोलिंग प्लान्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जब भारत में रोलिंग प्लान शुरू किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, रोलिंग प्लान क्या है, तो जो जनता सरकार थी, जनता सरकार ने 1977 से 78 ईस्वी में, 1977 से 1978 ईस्वी में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको अस्वीकार कर दिया था और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू की थी जिसे रोलिंग प्लान 1978 से 80 के रूप में जाना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है उस समय प्रधानमंत्री थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज बिल्ट बाय द पल्लवा रूलर्स। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, कांचीपुरम कैलाशनाथ टेम्पल जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये बनवाया गया था पल्लव शासकों के द्वारा। पल्लव शासकों के द्वारा जो है और भी मंदिर बनवाए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो तमिलनाडु का शोर टेम्पल, शोर मंदिर, तमिलनाडु का शोर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो है ये भी पल्लव शासकों के द्वारा बनवाए गए थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु का शोर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर और कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर जो है पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, कांचीपुरम कैलाशनाथ टेम्पल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हु वॉज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द 17th लोकसभा, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे वीरेंद्र कुमार। कौन थे? वीरेंद्र कुमार जो है 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया है। तो देखिए, विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन के पठार का अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है? ऑप्शंस दिए हैं, रेड सॉइल, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आपके इस वीडियो में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।